नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 विषय हिंदी का चौथा पाठ। इससे पहले हमने चाचा नेहरू के बारे में पढ़ा था। ये केवल पढ़ने के लिए है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे पाठ 4 जिसका नाम है काले बादल। पाठ से पूर्व में कुछ बताया गया है, पहले हम वो पढ़ेंगे। गर्मी की तपन के बाद सभी को वर्षा की ज़रूरत महसूस होती है। यानी कि अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो गर्मी की तपन के बाद सबको वर्षा की ज़रूरत होती है। बादल ही इस ज़रूरत को पूरा करते हैं। वर्षा के अभाव में जीवन कष्ट में हो जाता है। क्यों और कैसे, आइए कविता पढ़कर जानते हैं। यानी कि जब वर्षा नहीं होती तो हमारा जीवन किस किस कष्ट में यानी किस किस परेशानी से होकर गुजरता है, क्यों और कैसे। सबसे पहले इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं, वो पढ़ेंगे। नभ, नभ यानी होता है आकाश। फिर आया हुआ सावन, सावन यानी होता है हिंदी वर्ष के एक महीने का नाम है। जैसे हमारे अंग्रेजी महीने, इंग्लिश महीने होते हैं जनवरी, फरवरी, उसी प्रकार हिंदी महीने भी होते हैं जिसके अंदर सावन, सावन भी एक हिंदी वर्ष के महीने का नाम है। फिर आया हुआ अंबर, अंबर यानी आकाश। फिर थल, थल यानी क्या होता है धरती। दादूर, दादूर यानी होता है मेंढक। आतुर, आतुर यानी होता है व्याकुल। पथ, पथ यानी होता है रास्ता। हलचल, हलचल यानी होता है हड़कंप। ये कुछ कठिन शब्दार्थ आए हुए। अब हम पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे, पहला पद्यांश पढ़ेंगे। नभ के काले काले बादल, सावन के मतवाले बादल, अंबर प्यासा धरती प्यासी, कलियों में बस गई उदासी। यानी कि कवि ने काले बादलों का सुंदर चित्रण करते हुए कहा है कि ये आकाश के काले काले बादल, सावन के मतवाले बादल, आकाश यानी कि अंबर यानी आकाश प्यासा है, यानी प्यासी धरती, आकाश प्यासा धरती प्यासी, कलियों में बस गई उदासी। कहने का भाव ये है कि हमारी धरती प्यासी है और कलियों यानी कि पेड़ पौधों की कलियों में उदासी छा गई है। कहने का अर्थात है ये कवि बादलों से निवेदन कर रहा है कि जल्दी से हमारे यहाँ पे वर्षा कर दो, ताकि हमारी धरती भी प्यासी ना रहे और यहाँ पे कलियों में उदासी भी ना छाए। दूसरा, तरस रहा बागों का माली, उमड़ घुमड़ कर दो जलथल, चातक मोर पपैये दादुर, प्यासे बूंद बूंद को आतुर। फिर कवि ने बादलों को कहा है कि यहाँ बागों का माली तरस रहा है, उमड़ घुमड़ कर धरती पर जल ही जल कर दो, यानी कि ज़ोर ज़ोर से वर्षा कर दो। बादलों से निवेदन कर रहा है कि यहाँ का माली तरस रहा है, इसीलिए उमड़ घुमड़ कर जल तर यानी कि धरती और जल को एक कर दो, जल ही जल कर दो धरती पर। चातक मोर पपैये मेंढक प्यासे बूंद बूंद से यानी कि वो प्यासे हैं, बूंद बूंद के लिए व्याकुल है। कौन है? मोर, पपैये, चातक, मेंढक, ये सब बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, इसीलिए जल्दी से वर्षा कर दो। तीसरा, थके तुम्हारा पथ देखकर चारों ओर मची है हलचल, नभ के काले काले बादल, सावन के मत वाले बादल। यानी कि अब आपकी पथ यानी आपका रास्ता देखकर थक गए हैं, चारों ओर हड़कंप मच रखा है। नभ के काले काले बादल, सावन के मत वाले बादल, अब हमारे आकाश यहाँ पे वर्षा कर दो, ताकि हमारी धरती भी प्यासी नहीं रहे, यहाँ के पेड़ पौधे भी प्यासे नहीं रहे, और बागों का माली है वो भी, और धरती पे धरती पर जल ही जल कर दो चारों ओर। हमारे मोर, पपैये, पेड़ पौधे, पक्षी प्यासे ना मरे, और थके तुम्हारा पथ देकर यानी कि हम अब थक चुके हैं और चारों ओर हड़कंप मच चुका है, इसीलिए हमारे यहाँ पे काले बादल वर्षा कर दो। अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ।
नभ, नभ यानी क्या होता है? आकाश। सावन, सावन यानी होता है हिंदी वर्ष के एक महीने का नाम होता है। अंबर, अंबर यानी होता है आकाश। थल, थल यानी होता है धरती। दादुर, दादुर यानी होता है मेंढक। आतुर, आतुर यानी होता है व्याकुल। पथ, पथ यानी रास्ता। हलचल यानी हड़कंप। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। मौखिक के लिए कुछ शब्द आए हुए हैं, हमें उनको बोल बोल कर पढ़ना है। पहला प्रश्न बोलकर पढ़िए। नभ, अंबर, आतुर, दादुर, पथ, पपैहा, प्यासा, उमड़ घुमड़, जल थल, सावन। इस प्रकार आपको बोल बोल के पढ़ना है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, बागों का माली किस चीज़ के लिए तरस रहा है? बागों का माली वर्षा के लिए तरस रहा है। ख, चारों ओर हलचल क्यों मची है? क्योंकि चारों ओर हलचल इसलिए मची है क्योंकि देखो ये आया हुआ है, चारों ओर हलचल मची है क्योंकि वर्षा नहीं हो रही है, इसीलिए चारों ओर हलचल मची है। ग, चातक, मोर, पपैये और दादुर की इच्छा क्या है? कि चातक, मोर, पपैये और दादुर की इच्छा ये है कि काले बादल जल्दी से बरस जाए ताकि हम बूंद बूंद के लिए नहीं तरसे। फिर लिखित प्रश्न। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवि ने सावन के बादलों को मतवाला क्यों कहा है? कवि ने सावन के बादलों को मतवाला इसलिए कहा है क्योंकि सावन के महीने में बादल अपनी धुन में मस्त रहते हैं, अपने में ही मस्त रहते हैं और उमड़ घुमड़ कर वर्षा करते हैं। ख, कवि के अनुसार कलियां क्यों उदास है? कवि के अनुसार कलियां इसलिए उदास है क्योंकि वर्षा नहीं हो रही है, इसीलिए कलियों का मन उदास है। ग, कवि बादलों से क्या करने के लिए कह रहा है? कवि बादलों से ये कह रहा है कि पूरे देखो यहाँ पे कि चारों ओर उमड़ घुमड़ कर जल थल कर दो, यानी कि धरती पर पानी ही पानी कर दो। ग, बादलों का पथ कौन निहारा है? बादलों का पथ प्यासी धरती, कलियों, बागों का माली, चातक, मोर, पपैये, दादुर आदि लोग बादलों का रास्ता निहार रहे हैं, यानी कि बादलों का पथ निहार रहे हैं ताकि कब वर्षा हो और कब हमारी प्यास बुझ जाए। दूसरा प्रश्न, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ये देखो कविता की पंक्तियाँ हैं। नभ के काले काले बादल, सावन के मतवाले बादल। ये देखो आपके पाठ में आया हुआ है, नभ के काले काले बादल, सावन के मतवाले बादल, अंबर प्यासा धरती प्यासी, कलियों में बस गई उदासी, तरस रहा बागों का माली, उमड़ घुमड़ कर दो जलथल, चातक, मोर, पपैये, दादुर, प्यासे बूंद बूंद को आतुर, थके तुम्हारा पथ देखकर चारों ओर मची है हलचल, नभ के काले काले बादल, सावन के मत वाले बादल। ये जो आपकी कविता आई हुई है इसको इसमें पूरा भरना है। अब तीसरा प्रश्न, सही वाक्यों पर राइट तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाइए। कवि ने बादल को अतिथि कहा है। हाँ, कवि ने बादल को अतिथि कहा है। कलियां खुशी में झूम रही है। नहीं, कलियां नहीं झूम रही है खुशी से क्योंकि वर्षा नहीं हो रही है। कवि बादल को जल थल एक करने के लिए कह रहा है। हाँ, इसमें भी राइट का चिन्ह आएगा। पक्षी बूंद बूंद के लिए आतुर है, इसमें भी राइट का चिन्ह आएगा। पक्षी बूंद बूंद के लिए व्याकुल है कि कब वर्षा हो और कब हमारी प्यास बुझे। चौथा प्रश्न, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। बूंद बूंद के लिए कौन आतुर है? चातक, पपैया, मोर, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी आएगा, राइट का चिन्ह लगाना है। सावन में नभ के बादल
कैसे हैं? काले काले, काले सफ़ेद, नीले पीले, इंद्रधनुषी। काले काले, तो आपको काले काले पे राइट लगाना है। वर्षा के अभाव में कौन तरस रहा है? कलियाँ, बागों का माली, धरती अंबर, ये सभी। दादुर का अर्थ है गीदड़, कुत्ता, शेर, मेंढक। दादुर का अर्थ है मेंढक। ये आपके शब्दार्थ में भी आया हुआ। दादुर यानी क्या होता है? तो मेंढक होता है। तो इसमें मेंढक पे राइट का चिन्ह लगाना है। मूल्य परक प्रश्न। पहला, जल ही जीवन है, इस कथन के बारे में आपका क्या मत है? ये देखो, हम जैसे कि हम सब जानते हैं कि जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन जीना असंभव है। इसीलिए इस कथन से हम ये कह रहे हैं कि जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ नहीं है। इसीलिए हमें जल का हमेशा बचाव करना चाहिए, इसको बचाना चाहिए। हमेशा जितना उपयोग में हो उतना ही लेना चाहिए, जल का सदुपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न, आपके विद्यालय का एक छात्र नल खोलकर जल का दुरुपयोग कर रहा है, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? अगर हमारे विद्यालय में एक छात्र नल खोलकर जल का दुरुपयोग कर रहा है, तो सबसे पहले हम उस नल को बंद करेंगे जिस नल का वो दुरुपयोग कर रहा है। फिर इसको समझाएंगे कि जल का दुरुपयोग नहीं करना है, जितनी ज़रूरत हो उतना ही नल का प्रयोग करना चाहिए। बेकार में पानी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। और तीसरा, भाषा ज्ञान। पहला, निम्नलिखित विलोम शब्दों का परस्पर मिलान कीजिए। विलोम शब्द है, उसको मिलान चिन्ह करना है आपको। आकाश, आकाश का क्या होगा? पाताल। काला का क्या होगा? सफ़ेद। कठोर का क्या होगा? कोमल। धनी का क्या होगा? निर्धन। सज्जन का क्या होगा? दुर्जन। मित्र का क्या होगा? शत्रु। इस प्रकार आपको मिलान करना है। दूसरा, सही वर्तनी पर गोला बनाइए, यानी कि जो सही शब्द है उस पर गोला बनाना है। कैला, बूंद, प्यासा। तो इसमें कैला भी गलत है, प्यासा भी गलत है, तो आपको बूंद पे, यानी कि ये जो बूंद लिखा है बीच वाला शब्द, उस पे आपको गोला बनाना, सर्कल बनाना है। दूसरी लाइन में धरती, कलियाँ, अंबर। अंबर भी गलत है, कलियाँ भी गलत है, तो आपको धरती पे सर्कल बनाना है। ये जो शब्द है धरती सही है। फिर तीसरी लाइन में दादुर, पत्थर, यमुना। तो देखो, ये दादुर ऐसे नहीं लिखा हुआ, दादुर तो अलग आया हुआ है, यहाँ ऊपर आया हुआ आपके। ये देखो दादुर, ये गलत है, ये सही है दादुर। ये नीचे वाला गलत है। पत्थर भी गलत है, पत्थर में आधा तय आता है बीच में, तो इसमें यमुना सही है, तो आपको यमुना पे सर्कल बनाना है। तीसरा, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। नभ। अब नभ का क्या होता है? पर्यायवाची। आकाश, अंबर, व्योम। जल का क्या होता है? पानी, नीर, वारी। पथ का क्या होता है? पथ का रास्ता। बादल का क्या होता है? मेघ, जलद, घटा, धन। रचनात्मक क्रियाकलाप। पहला, अध्यापक अध्यापिका से सभी ऋतुओं के नाम पता करके उन्हें याद कीजिए। ऋतुओं का एक चार्ट बनाकर सभी ऋतुओं के नीचे उनकी दो विशेषताएं भी लिखिए। देखो, ये आपके करने की चीज़ है, लेकिन एक बार मैं बता रही हूँ कि ऋतुएं 3 प्रकार की होती है। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु में तो गर्म हवाएं चलती है, गर्मी पड़ती है, हम ठंडी चीज़ें खाते हैं ग्रीष्म ऋतु में, तो ये इनकी विशेषता है। और शीत ऋतु में ठंडी हवाएं चलती है, जिनके कारण सर्दी पड़ती है, और
हम इसमें गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। और वसंत ऋतु में वर्षा होती है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तो 3 प्रकार की ऋतु है, इसका आपको चार्ट बना के लिखना है। दूसरा बच्चों, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। बरसात के दिनों में आपने आसमान में इंद्रधनुष अवश्य देखे होंगे। दिए गए स्थान पर इंद्रधनुष का चित्र चिपकाइए और उन रंगों के नाम भी लिखिए जिन्हें आप इंद्रधनुष में देखते हैं। जब वर्षा होती है तो इस बार देखना, जब बारिश होएगी तब इंद्रधनुष बनता है वर्षा ऋतु के अंदर। उसमें 7 रंग होते हैं। तो आपको यहाँ पे इंद्रधनुष का चित्र बनाना है और इसमें 7 रंग, इंद्रधनुष में कौन कौन से 7 रंग होते हैं, जैसे कि नीला, हरा, सफ़ेद, ये जो 7 कलर होते हैं, उन 7 का नाम लिखना आपको, या आपको स्वयं करना है। धन्यवाद। इस प्रकार हमने अपना पाठ पूरा पढ़ा।